हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 22 है। इससे पहले मैं आपको 21 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं वीडियोस तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ताकि उसके आगे पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपको क्लियर हो जाएं। और DSSB के साथ साथ आपका PGT कॉमर्स की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो UGC नेट हो, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो, NVS या KVS, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है रिलेटेड टू कॉमर्स, सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैकग्राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCOM के ही होते हैं, और घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं। यहाँ भी हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना, आपको काफ़ी सारे एग्जाम में वो मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे भी हैं जो UGC नेट में आए हुए हैं, या किसी PGT कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एज यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है ये, तो मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 111, 110 क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज, स्टॉक डिविडेंड जो है जाना जाता है एज फंड, प्रॉफिट, इन्वेंट्री या फिर बोनस शेयर। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। पहले पॉज करो वीडियो को, इसका आंसर सोचो, उसके बाद अपने आंसर को यहाँ से आपको मैच करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि स्टॉक डिविडेंड जाना जाता है एज अ फंड, प्रॉफिट, इन्वेंट्री एंड बोनस शेयर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, बोनस शेयर हो जाएगा। ठीक है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ये किसी लास्ट वीडियो में भी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि स्टॉक डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जब हम डिविडेंड को कैश में ना पे करके शेयर्स की फॉर्म में पे कर देते हैं। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, बोनस शेयर के नाम से जानते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बोनस शेयर। एक बार पढ़ लेते हैं। स्टॉक डिविडेंड रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द कैश डिविडेंड, मतलब कैश डिविडेंड ना देकर हम शेयर्स की फॉर्म में जब डिविडेंड देते हैं उसी को स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बोनस शेयर इन इंडिया। दिस हैज़ इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। और जब आप डिविडेंड को स्टॉक यानी कि शेयर्स की फॉर्म में देते हो ना, तो आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर, वो बढ़ जाते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एक बार बोनस शेयर भी देख लेते हैं। बोनस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो आप फ्री ऑफ चार्ज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पे करते हो। आप डिविडेंड किसको पे करोगे, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना उनको, लेकिन ये फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं बोनस शेयर। अब ऑप्शन में एक इन्वेंट्री का भी ऑप्शन था, तो इन्वेंट्री भी पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, ये एक अकाउंटिंग टर्म है। बेसिकली गुड्स को ही हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, और गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनके साथ हम डील कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जिसके लिए हमारा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, उन्हीं को हम गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे चाहे आपकी फिनिश गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, या रॉ मटेरियल हो गुड्स का, सभी को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आप खुद देखो कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, है ना। तो अब आप फटाफट से इसका आंसर बताओगे, फिर इसका आंसर मैच करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता ही होगा जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन RBI के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी हमने पढ़ा कि ये सेंट्रल बैंक होता है इंडिया का, ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक। इसको बैंकों का भी बैंक बोला जाता है, क्योंकि जितने भी बैंक होते हैं इंडिया के अंदर उनको कौन कंट्रोल करता है, RBI ही कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द RBI कंट्रोल्स द मॉनेटरी एंड अदर बैंकिंग पॉलिसीज ऑफ अ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935। तो ये पूछा जा सकता है कब एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में हुआ था, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। लेकिन जो एक्ट है इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, द रिजर्व बैंक इज परमानेंटली सिचुएटेड इन मुंबई। इसका मतलब क्या है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक क्या क्या होते हैं कि रेगुलेट करता है इश्यू ऑफ बैंक नोट। जितने भी करेंसी हमारे इंडिया में इशू होती है उसको कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ही गवर्न करता है। ठीक है, और इशू भी रिजर्व बैंक ही करता है। तो लेकिन
जो 1 रुपये का नोट होता है ना, वो आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन बाकी सारी कोई भी आपकी करेंसी होती है ना, उस पर सिग्नेचर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई के होते हैं, और वो इशू भी आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और कौन से फंक्शन है इसके? सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि इन्फ्लेशन और रिसेशन का ध्यान रखना इंडिया में, ये भी आरबीआई का ही काम है। ठीक है, फिर मॉडर्नाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है उसको भी ध्यान में रखना। ये सारे कुछ मेन फंक्शंस है आरबीआई के। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हमने आरबीआई के बारे में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे समझ ली जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। Next question is, liquidity means the ability of the bank to convert its non-cash assets into cash easily and without, मतलब liquidity का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कन्वर्ट कर लेना नॉन कैश असेट्स को इनटू कैश इजीली एंड विदाउट लॉस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट या फिर रिस्क। अब आपको इसका आंसर सोचना है, फिर यहाँ से मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कन्वर्ट करना उसकी नॉन कैश असेट्स को कैश में इजीली विदाउट लॉस, कोई भी लॉस ना हो, जो वैल्यू है एसेट की उतनी ही वैल्यू में वो कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। तो लॉस हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। एन असेट इज सेट टू बी लिक्विड इफ इट इज इजी टू सेल और कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट एनी लॉस इन इट्स वैल्यू, यही अभी हमने देखा। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ कैश एंड अदर असेट्स बैंक हैव अवेलेबल टू क्विकली पे बिल्स एंड मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि जो बैंक के पास इतनी कैश अवेलेबल हो कि वो इजीली अपने बिल्स को पे कर सके और जो उसके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, और ये सिर्फ बैंक की ही बात नहीं है, लिक्विडिटी अगर आपसे कोई भी बिजनेस के बारे में पूछता है ना तो सेम ही आंसर होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड कॉज आ चेंज इन ओनर्स इक्विटी? जो ट्रांजेक्शन होती हैं कॉज करती हैं ओनर्स इक्विटी में, वो इनमें से कौन सी है? तो ओनर्स इक्विटी होता क्या है पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अपना आंसर सोच लो, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ओनर्स जो इक्विटी होती है ना, बेसिकली देखो हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसकी दो साइड्स होती हैं। ठीक है, लायबिलिटी एंड एसेट। ठीक है, अब लायबिलिटी के अंदर, ये मैंने शायद पहले भी कभी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, लायबिलिटी के अंदर एक तो आपका ओनर्स फंड होता है और एक आपकी आउटसाइड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम असेट्स में से ये आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देना, फिर वहाँ पे जो भी आपके पास बैलेंस बचता है वो क्या होती है? हमारी ओनर्स इक्विटी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे देख लो, इसका करेक्ट आंसर है वैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या क्या थे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या सेल ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट या परचेज ऑफ असेट्स एंड इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे ये असेट्स या लायबिलिटीज की बात करें। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन देखोगे ना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड करते हैं तो जो हमारी ओनर्स इक्विटी होती है वो कम हो जाती है जब हम कैश में पे करते हैं डिविडेंड को। तो और जो अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस होते हैं अगर हम उनको बंद कर देते हैं तो हमारी जो ओनर्स इक्विटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर हम उनको रन करते रहते हैं तो वो कम ही रहती है। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। द मेन अकाउंट दैट इन्फ्लुएंस ओनर्स इक्विटी इंक्लूड रिवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉसेज। मतलब अगर आपको कोई रिवेन्यू या गेन होता है तो आपकी जो ओनर्स इक्विटी है वो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई लॉसेज होते हैं तो आपकी जो ओनर्स इक्विटी है वो डिक्रीज होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जब आप पे करते हो डिविडेंड को कैश में टू इट्स शेयर होल्डर, इस शेयर होल्डर्स इक्विटी डिक्रीज बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द डिविडेंड पेड। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कैश में पे करते हो ना डिविडेंड को, तो जो वैल्यू होती है ओनर्स इक्विटी की, तो जितनी वैल्यू आप डिविडेंड की पे कर रहे हो उतने से वो कम हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पे कि जो आपका स्टॉक डिविडेंड होता है उससे आपकी ओनर्स इक्विटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका नंबर ऑफ शेयर होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्टॉक डिविडेंड मतलब जब आप शेयर्स में पे करते हो डिविडेंड को तब आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर जब हम कैश में पे करते हैं तो हमारी ओनर्स इक्विटी कम हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा डोमेन है जो आउटसाइड है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? तो ऑप्शंस आर कंज्यूमर बिहेवियर, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। तो अब आप फटाफट से बताओ इसका आंसर, फिर मैच करो।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो एंड मैक्रो। तो जब आप यहाँ पे ऑप्शंस के साथ जाओगे ना, तो जो नीचे के 3 ऑप्शन है ना, ये आपके वाइडर लेवल पर होते हैं ना, नेशन वाइड लेवल पर होते हैं। तो ये किसके अंडर आ जाते हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो अभी मैंने बताया, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। इंडिविजुअल्स या जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं ना, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट। तो ये नेशन वाइड की बात हो रही है यहाँ पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, बहुत एक वाइडर टर्म होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, जो कंट्री वाइड डिसीजंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसका इंपैक्ट हमारे ही बिजनेस के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल से रिलेटेड स्टडी होती है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एज यू नो कितना इंपॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पे, कितने अच्छे से मैं एक ही क्वेश्चन के साथ में आपकी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, और नई नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।